गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर स्वपन सुमन, MIT मेरठ से। मैं आज आप लोगों को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और जनरली हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक को पढ़ना बेसिकली स्टूडेंट पढ़ते तो हैं, लेकिन अब क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप उसकी इम्पोर्टेंस को अगर समझेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो यहाँ हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। इसमें 5 यूनिट, डिफरेंट 5 यूनिट्स हैं इसमें, राइट। तो विद इन ए टाइम फ्रेम हम लोग इस पाँचों यूनिट को कंप्लीट करेंगे, राइट। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पहला यूनिट, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, राइट। तो ऑटोमोबाइल से आप लोग क्या समझते हैं? अगर मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल के बारे में, ऑटो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल हम लोग बोलते हैं, राइट। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, सेल्फ ऑटो, ऑटोमोबाइल दो टर्म से बना है, ऑटोमोबाइल, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, राइट। तो ऑटोमोबाइल के बारे में समझने से पहले आप ये समझिए कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो रिलेशन है, क्या है, वो स्ट्रीम, एक शाखा है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैं बात करूं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सभी वाहनों मीन्स व्हीकल, सभी वाहनों, जैसे व्हीकल में बहुत सारे आपके व्हीकल्स आते हैं, इवन बाईसाइकिल्स, मोटर कार्स, ट्रक्स, राइट, मीन्स ये पैसेंजर व्हीकल, गुड्स व्हीकल, राइट। तो क्या है कि जिसके अंतर्गत हम इसके अंतर्गत क्या है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत बहुत सारी शाखा आती है, जैसे मोटरसाइकिल, बस, ट्रैक्टर इत्यादि के हम लोग क्या इसके बारे में पढ़ते हैं, डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। उसमें क्या होता है, डिज़ाइन और उनका निर्माण किया जाता है। इस इंजीनियरिंग जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल जो जो इंजीनियरिंग है जिसके अंतर्गत ये आता है, जिसके जिस स्ट्रीम वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम, एक इट इज़ द डील्स विथ साइंस बेसिकली, सही है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ इस इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर और सेफ्टी इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है साथ साथ, मैं आपको अगर बताऊं तो, राइट। क्योंकि इन सभी का काम भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत वाहनों के सभी जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल मींस जो पुर्जे हैं, राइट, इन सभी उसी में वो आते हैं जनरली। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत वाहनों के सभी पुर्जे जो पार्ट्स हैं का निर्माण किया जाता है, राइट। उसमें बदलाव करने की भी अध्ययन मतलब स्टडी किए जाते हैं, राइट। अगर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर रुचि अगर लानी है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो जनरली बेसिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक कंप्लीट एक स्ट्रीम है, मीन्स उसमें आपका कंस्ट्रक्शन से लेके मीन्स डिज़ाइन, उसको किस तरह से हम लोग वो मैन्युफैक्चर करेंगे, मैन्युफैक्चर विद इन द सेंस आप बात करें डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, राइट। उस पे जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, आप देख रहे हैं ना, आप देखते आ रहे हैं डे बाय डे जिस तरह से ईयर बाय ईयर हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू न्यू डिज़ाइन, न्यू न्यू मॉडल और न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज से हम लोग जो ऑटोमोबाइल आपके आप देख रहे हैं, व्हीकल जो आप देख रहे हैं, इवन बाइक, कार्स, राइट। तो वो क्या है, वो एडवांस होते जा रहे हैं, है कि नहीं, एडवांस हो रहे हैं। और एडवांस इन द सेंस डिज़ाइन में ही वो एडवांस नहीं हो रहे हैं, वो इवन जो उसमें इंजन जो यूज़ हो रहे हैं, राइट, जो कंबशन इंजन यूज़ हो रहे हैं बेसिकली, तो इंजन्स में टाइप्स में उसके डिज़ाइन में, उसके बॉडी पार्ट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो हम लोग इसी के बारे में हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है आप लोग के साथ जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑटोमोबाइल
के बारे में आप लोग तो सब जानते ही हैं, डेली लाइफ में आप लोग देख भी रहे हैं कि ऑटोमोबाइल क्या है, राइट। तो ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंबशन प्रोसेस, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। जितने टाइप व्हीकल्स हैं, जितने अभी ऑन रोड रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो क्या है, किस प्रिंसिपल पे रन रन करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो है इंटरनल कंबशन प्रोसेस। क्या है इंटरनल कंबशन प्रोसेस? और समटाइम द इंजन आर कॉल्ड द इंटरनल कंबशन इंजन, राइट। Most of the automobiles are internal combustion engine vehicle only, right? Therefore, every mechanical and automobile engineer should have to knowledge of automobile engineering, its mechanism, its various application. जाहिर सी बात है ना। आप अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले इंटरनल कंबशन इंजन के मतलब कंबशन इंजन क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, बेसिकली आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो कि मैं बात करूं तो एक ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक शाखा है, एक स्ट्रीम है, राइट। तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑलरेडी हम लोग कंबशन इंजन के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो क्या है कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो होते हैं शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। वो होना चाहिए मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। भाई आप कोई भी स्ट्रीम के बारे में पढ़ें, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, इवन कोई भी स्ट्रीम आप पढ़ रहे हो, तो उसके जो मैकेनिज्म हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, राइट, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर इसको नहीं समझेंगे, बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज है वो अगर आप नहीं समझेंगे क्या है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ समझ नहीं पाएंगे। मीन्स आपको उस पर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। मैं अगर इंटरेस्ट की बात करूँ तो हम लोग ऑटोमोबाइल देख रहे हैं। ऑटोमोबाइल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप जाते हैं घर से कहीं भी घर जाने के लिए, तो देखते आ रहे हैं ना कि पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे। पहले हम लोग, अगर मैं व्हील्स का जो इन्वेंशन हुआ, तो व्हील्स के थ्रू फर्स्ट ऑटोमोबाइल मैं बात करूं, सेल्फ प्रोपेल्ड तो नहीं, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल यहाँ हम लोग सेल्फ सेल्फ वो प्रोपेल्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आया, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, राइट। इस तरह के जो बदलाव आते चले गए धीरे धीरे, फिर बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चेंजेस आते चले गए वो हम लोग देखते आ रहे हैं, राइट। और अभी क्या है कि अभी जो उसके मैकेनिज्म है, जो डिज़ाइन है, उस पे चेंजेस हो रहे हैं। तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर वो तभी कहलाएगा जब उसके बेसिक और फंडामेंटल इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन और इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में वो समझे, राइट। तो और फिर से मैं बताऊं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with everything about automobile and practices to propel them, right। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग व्हीकल ड्राइवन बाय एन इंटरनल कंबशन इंजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो किसके थ्रू ड्रिवन होता है, राइट, इंटरनल कंबशन इंजन के थ्रू ड्रिवन होता है। इट इज यूज्ड फॉर सॉरी, यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स ऑन द ग्राउंड। ये भी आपको जानकारी है कि ऑटोमोबाइल का हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या एप्लीकेशन है। हम लोग उसको एज ए ट्रांसपोर्टेशन ये पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, फॉर पैसेंजर। हम लोग कहीं आने जाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑटोमोबाइल का। कोई गुड्स है, कोई सामान है, आप लोग कुछ ढोना है, यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, तो आप लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल का यूज़ करते हैं, राइट। ऑटोमोबाइल, फिर से बताऊं, ऑटोमोबाइल इज अ व्हीकल ड्राइवन बाय एन इंटरनल कंबशन इंजन एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड पैसेंजर एंड गुड्स ऑन द ग्राउंड, राइट। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एग्जांपल मैं आपको दे ही दिया हूँ। कार, जीप, बस, ट्रक, स्कूटर, आप देख ही रहे हैं। ऑटोमोबाइल के जितने एग्जांपल्स हैं आपके सामने, आप खुद देख रहे हैं, राइट।
तो जनरली ऑटोमोबाइल को डिफरेंट जो क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, जो बांटे गए हैं डिफरेंट टाइप्स में, जो बांटे गए हैं, राइट, वो कुछ रिस्पेक्ट में बांटे गए हैं, राइट, पर्पसेस में बांटे, रिस्पेक्ट एंड जो उसके जो जो यूटिलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग बांटे गए हैं, राइट। अब मैं बात करूं सबसे पहला पर्पस, ठीक है। तो पर्पस से अगर बांटा गया है तो दो पर्पस से हम लोग ऑटोमोबाइल के बारे में बात करते हैं, जो व्हीकल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्या है? पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल, राइट। पैसेंजर व्हीकल क्या है? आप पैसेंजर व्हीकल मींस कार, बस, जो जीप है, आप क्या करते हो उस पे? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। आपका वो ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन का वो एक जरिया है, राइट। और दूसरा जो इसका टाइप्स हैं वो गुड्स, राइट, मींस एज ए गुड्स कैरियर। आपको कोई सामान ढोना है, चाहे अब देख ही रहे हैं, आपका खुद का अगर घर का सामान हो, हेवी सामान हो, ईंट, सीमेंट, जितने हेवी हेवी जो पर्पस से जो हम लोग ट्रक और जो लॉरीज यूज़ करते हैं, राइट, वो किस लिए यूज़ करते हैं? गुड्स कैरियर के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू पर्पस मैं बात करूं तो पैसेंजर व्हीकल और गुड्स कैरियर, ये दो में इसको बांटा गया है। अगर मैं बात करूं कि वेट ऑफ द व्हीकल के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है, तो आप क्या क्या बोलेंगे? तो वेट ऑफ द अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आप लोग क्या बोलेंगे कि सर हैवी वेट व्हीकल के अकॉर्डिंग बांटा गया है, लाइट वेट व्हीकल के अकॉर्डिंग बांटा गया और मीडियम वेट व्हीकल के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो हैवी वेट में आप हैवी जो ऑटोमोबाइल है, व्हीकल्स है, आप उसको रखेंगे, सच एज बसेस, ट्रक, राइट, ट्रेलर्स, ये क्या होंगे? ये हैवी व्हीकल्स हैं, है कि नहीं? लाइट वेट में आप किसको रखेंगे? कार को रखेंगे, जीप को रखेंगे। और मीडियम में जो छोटी मोटी जो मिनी बसेस आजकल आ रही हैं, छोटी वाली बसें जो आ रही है, वैगन जो आ रही है, राइट। तो अगर तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है आपके पास, वो है किसके अकॉर्डिंग है? वेट ऑफ द व्हीकल, राइट। तो इसमें मैंने आपको बताया वेट ऑफ द व्हीकल में थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। कौन से? हैवी वेट व्हीकल, लाइट वेट व्हीकल और मीडियम वेट व्हीकल, राइट। अब अगला मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूल यूज्ड, क्या? विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूल यूज्ड। तो इसमें क्या है कि फ्यूल, समझ रहे हैं ना? फ्यूल हम लोग पेट्रोल जो यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, गैस अभी यूज चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है, सोलर व्हीकल आ गया है। तो ये तो फ्यूल है ना, फ्यूल पर्पज से हम लोग बात कर रहे हैं। तो पांच इसके ऐसे हो गए। मैं क्या क्या बताया? पेट्रोल व्हीकल बताया, पेट्रोल व्हीकल में स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल भी आते हैं। इवन जो जो डीजल व्हीकल है, वो आजकल कार भी वो डीजल के आने लगे हैं, राइट। बसेज और ट्रक तो डीजल के हैं ही, राइट। गैसेस व्हीकल क्या है? कोल, कोल गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं। कोल गैस तो आजकल यूज़ नहीं होता है, बेसिकली बहुत रेयर केस में यूज़ होता है। आप इंडिया में तो यूज़ नहीं होता है कोल गैस। बट मैं बात करूँ, एलपीजी तो यूज़ हो रहा है, सीएनजी व्हीकल्स तो यूज़ हो ही रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोगों ने देखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के थ्रू जो चलते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक जो ये छोटे मोटे जो जो रिक्शे होते हैं, आप लोग देखे होंगे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट। और पांचवा है आपका सोलर व्हीकल, ठीक है। अगला ये क्लासिफिकेशन किया गया है विथ रेस्पेक्ट टू व्हील्स, विथ रेस्पेक्ट टू व्हील्स। अब व्हील की मैं बात करूं, चक्के जो व्हील्स हैं उसके, तो टू व्हीलर भी हैं, फोर व्हीलर भी, अकॉर्डिंग टू थ्री व्हीलर भी हैं, फोर व्हीलर हैं, सिक्स व्हीलर हैं, राइट, एट व्हीलर भी हैं, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है तो चार से पांच अगर लिख दें तो अनफ है। अगर टू व्हीलर की मैं बात करूं तो स्कूटर, मोपेड। फोर व्हीलर की मैं बात करूं तो कार, जीप, बसेस, ट्रक। थ्री व्हीलर की मैं बात करूं तो ऑटो, जो थ्री व्हील्स, तीन चक्का जो व्हीकल है, ऑटो। ऑटो तो तीन चक्का का ही है, राइट। सिक्स व्हीलर की बात करूं तो हैवी ट्रक्स भी आते हैं, एट व्हीलर्स भी आ रहे हैं, राइट। अभी तो
12 व्हीलर मतलब व्हील के अकॉर्डिंग जो बांटा गया व्हील का तो अब वो नहीं है उसकी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग व्हील्स को उसमें डाले गए हैं, राइट। तो आपको बेसिकली जो पढ़ने हैं वो 2, 3 और 4 व्हीलर के बारे में पढ़ना है। अगर मैं क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ रहा हूँ तो आपको 2, 3 और 4 व्हीलर आपको याद रखना है, राइट। तो बेसिकली है याद रखने की तो बात तो है, वो तो आपका एग्जामिनेशन पर्पज से मैंने बोला, बट आपको अगर नॉलेज रखनी है जो फंडामेंटल बेसिक जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल के बारे में, तो उसके बारे में अगर आपको कुछ वो रखना है, नॉलेज रखना है, तो आपको सभी के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है, नेसेसरी, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे जल्दी, हम लोग अभी पढ़े हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। उसके का कॉन्फ़िगरेशन है द अर्लीस्ट ऑटोमोबाइल कंसिस्ट ऑफ कैरियर्स सिमिलर टू द दोज ड्रॉन बाय द हॉर्सेस to which the primitive engine and drive and train steering controls the wheel added। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले के ज़माने में जो कैरियर्स होते थे बाय हॉर्सेस, बाय जो काव है मीन्स जो घोड़े होते थे, बैल होते थे, उसके थ्रू क्या वो खींचे जाते थे, राइट। खींचे जाते थे कि नहीं। तो उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो जनरली बेसिकली वो वहां से आया, उसका फ्रेमिंग आप लोग देखे होंगे कि आगे अगर एक एक घोड़ा है या दो घोड़ा है सपोज, या मैं बात करूं एक बैल है दो बैल है, तो उसका फ्रेम वो किस तरह से करते थे। उसके हर एक घोड़े के गर्दन में एक मैं बात करूं वुडन का वो एक लकड़ा रहता था, उसके थ्रू क्या है कि उसका जो वैगन था, जो पीछे का जो कंट्रोल, वो तो कंट्रोल पार्ट था, बट मेन जो फ्रेम था बैठने का, उसमें 2 व्हील्स लगे होते थे, दो चक्के लगे होते थे, राइट। और वो क्या करता था, घोड़ा उसको खींचता था, राइट। घोड़ा हो या बैल हो उसको खींचता था, उसके अकॉर्डिंग ये पहले के ज़माने में ये इस तरह से काम होते थे, राइट। और अब क्या है, कार्स आ गए हैं, बाइक्स आ गए हैं, तो वो क्या है कि वो स्टील के फ्रेम के बने होते हैं, हम लोग देखे हैं, सपोर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द कार। ठीक है, मैं अगर कार की बात करूं तो सच कार हैड ए स्ट्रॉन्ग स्टील फ्रेम that supported the body of the car. The wheel were attached to this frame by a set of spring and shock absorber। जो व्हील्स है, व्हील्स को इस फ्रेम के साथ अटैच कर दिए जाते थे, राइट। आपका जो फ्रेम बना है, सबसे पहले क्या आपने फ्रेम बनाया, जो बॉडी बनाया कार की, क्या बनाई, बॉडी बना दी, ठीक है। बॉडी बनाने के बाद आप लोगों ने क्या किया, उसको व्हील के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अब अटैच करने के बाद उसमें क्या किया, स्प्रिंग्स एंड सॉक, सेट ऑफ स्प्रिंग्स एंड सॉक एब्जॉर्बर उस पे कार में दे दिए गए। तो जनरली सबका मैकेनिज्म है, हम यहाँ शॉक एब्जॉर्बर क्यों यूज कर रहे हैं, सेट ऑफ स्प्रिंग्स क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। जनरली शॉक एब्जॉर्बर का आप लोग बेसिकली नॉलेज होगा ही कि शॉक एब्जॉर्बर हम लोग यूज कर रहे हैं कि हम लोग जो शॉक्स मींस ऑन रोड कोई व्हीकल जाता है तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, इवन आपका रोड सही नहीं है, गड्ढे हैं, कोई पत्थर है, मतलब कुछ ऑब्स्टेकल आपके पास आया, इवन जो रोड बम्स होते हैं, राइट, रोड ब्रेकर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे व्हीकल को कोई खतरा ना हो, इवन उसमें जो जो बैठे पैसेंजर हो उसको कोई वो ना पहुंचे, कि ये परेशानी ना हो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का यूज करते हैं, राइट। और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, तो जनरली बेसिक हम लोग जो कार का जो स्ट्रक्चर है, मींस जो हम लोग फ्रेम है, मेन फ्रेम, तो मेन फ्रेम को हम लोग किसकी बाय सेट ऑफ स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर के साथ हम लोग उसको सेट कर देते हैं, राइट। तो तब जाके हमारा एक कंप्लीट व्हीकल क्या है वो फॉर्म होता है। ऐसे तो बेसिकली हम लोग और भी यूज करते हैं, जो लाइटनिंग सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, हमारा इंटरनल कंबशन जो इंजन का मेन पार्ट है, राइट,
ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो हम लोग ये सब सारे जो कंप्लीट अटैच करते हैं उस फ्रेम में अटैच करने के बाद हम लोग कंप्लीट एक व्हीकल हमें मिलता है। तो धीरे धीरे सब सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो दिस सेम जनरल कन्फिग्रेशन परसिस्ट इन द मोस्ट पैसेंजर कार्स अंटिल, मैं बात करूं कि जब से वर्ल्ड वार टू, आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद तो जो इवोल्यूशन हुआ कार का साइज, शेप और फीचर्स में, उसके अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी, जो रिवोल्यूशन हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वार टू, राइट। तो पहले तो बहुत वो था, क्योंकि देखो जनरली बेसिकली हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वार टू के बाद ही जो रिवोल्यूशन हुआ, इवन रिवोल्यूशन कह लो, इवोल्यूशन इन द कार शेप साइज कह लो, वो आया, इवोल्यूशन आया, राइट। तो जनरली हम अगर बात करूं तो मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिव सिस्टम आर इलस्ट्रेटेड, दिस सिस्टम इंक्लूड्स फॉलोइंग। सबसे पहले क्या होता है, इंजन। हम लोग इंजन हम लोग मतलब कंसिस्टिंग जो पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल में, कोई भी ऑटोमोबाइल में, तो सबसे पहले क्या, इंजन तो होता ही होता है, राइट। विदाउट इंजन व्हीकल रन नहीं करेगा, राइट। ड्राइव ट्रेन्स मीन्स ट्रांसमिशन सिस्टम, डिफरेंशियल एक्सल, राइट। ड्राइव ट्रेन वही ना हुआ, गियर्स आप जानते हैं। जनरली बेसिकली तो गियर के बारे में सब जानते हैं कि गियर 1 2 3 4 4 लगाएं, स्पीड चल रहा जा रहा है। जनरली चेंज के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपका स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपको गियर चेंज करना है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। सस्पेंशन सिस्टम, राइट। स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका, मोशन कंट्रोल, सेफ्टी कंट्रोल, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, राइट। तो जनरली जो ऑटोमेटिक सिस्टम के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, जो मेन जो टॉपिक हम लोग यहाँ ये कवर करेंगे, वो है इंजन, ड्राइव ट्रेन, सस्पेंशन, स्ट्रिंग, ब्रेक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मोशन कंट्रोल, सेफ्टी एंड कंफर्ट, राइट। आप ये देख रहे हैं सामने आपके स्क्रीन में, आपका एक कॉम्प्लेक्स एक कार का फिगर आप लोग देख रहे हैं। इसमें हर बेसिकली फ्रेम से लेकर के आपके व्हील कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है एक कोई भी ऑटोमोबाइल का, कार का, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो बेसिकली कितने टर्मिनोलॉजीज हैं आप देख रहे हैं ना, गियर है, कार्बोरेटर है, हेडलाइट्स हैं, पार्किंग लाइट्स होते हैं, इंजन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रेडिएटर होते हैं, क्लच होते हैं, फ्लाई व्हील्स होते हैं, इंजन क्रैंककेस होते हैं, गियर बॉक्स कंप्लीट होता है, यूनिवर्सल जॉइंट्स होते हैं, राइट। प्रोपेलर शाफ्ट होता है। बाकी तो फ्रेम के अकॉर्डिंग जो विंडोज हैं वो तो हैं ही, बैकलाइट्स होते हैं, राइट। डिफरेंशियल गियर हैं, रेयर एक्सल है, स्टीयरिंग व्हील है, हॉर्न है, वेंटिलेशन है, राइट। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी, इतने सारे टर्मिनोलॉजीज ऑटोमोबाइल में है। तो आपको ऑटोमोबाइल को समझने के लिए सारे टर्मिनोलॉजीज को वन बाय वन स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन पाएंगे। तो सारे टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है इसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, राइट। क्या है इसका यूटिलाइजेशंस, एप्लीकेशन, सॉरी, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो आपको पढ़ने हैं, राइट। अब हम लोग जो बॉडी है ऑटोमोबाइल का, व्हीकल का जो बॉडी है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हीकल बॉडी जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है कि हम लोग आप लोग देख रहे हैं कि जो बॉडी होती है कोई भी व्हीकल की, उसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़रूरी है। उसका कंस्ट्रक्शन, उसका डिज़ाइन भी उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली हम लोग यहाँ जो इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, जो आइडेंटिफिकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी प्रेसिंग, मैं बात करूँ इन सेपरेट बॉडी एंड चेसिस कंस्ट्रक्शन, जो सेपरेट बॉडी की बात करूँ और चेसिस कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ,
तो चेसिस रेजिस्ट द बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग लोड्स, मीन्स आपका जो चेसिस है वो क्या है, वो बेंडिंग और ट्विस्टिंग लोड को वो रेजिस्ट करता है वो, राइट। और उसके जो बॉडी है, कार की मैं बात, यहाँ कार की बात हो रही है तो मैं कार की बात को लेकर के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बॉडी प्रोवाइड्स ओनली फंक्शनल नीड्स। बॉडी क्या करता है, उसका फंक्शनल नीड्स को वो प्रोवाइड करता है, राइट। क्या करता है बॉडी, उसके फंक्शनल नीड्स को प्रोवाइड करता है। क्योंकि भाई आपका कंप्लीट जो ऑटोमोबाइल मीन्स कोई भी कार का जो व्हीकल है वो उसका जो चेसिस है, उसका जो फ्रेम है उसी पे वो है, उसका जो कंप्लीट जो सेक्शन है, जो जोड़ेंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो किस में है, वो फ्रेम और चेसिस पे वो क्या है कि कंप्लीट वो अम, खड़े हैं, जो जो कंस्ट्रक्शन है, राइट। तो सेपरेट बॉडी और चेसिस की बात करूं, बॉडी एंड द चेसिस टाइप द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग सप्रेस्ड बाय द इंटीग्रल और मोनो कंस्ट्रक्शन सिस्टम, ठीक है, राइट। बात समझ रहे हैं ना, सेपरेट बॉडी एंड चेसिस टाइप द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग सप्रेस्ड बाय द इंटीग्रल और मोनो कंस्ट्रक्शन सिस्टम। इन इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन द फ्रेम मेंबर्स बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो कार की असेंबलीज हैं, आप देख रहे हैं ना, इस आप जो स्लाइड्स पे आप लोग देख रहे हैं जितने कार की असेंबलीज है, इसमें रूफ है, बॉनेट है, राइट, डोर्स हैं, तो कंप्लीट जो चेसिस और फ्रेम के जो परमिटेड के जो प्रिमिटिव के किए गए हैं, कंप्लीट जो असेंबल जो किए गए हैं, जो असेंबलीज जो इस पे हैं, तो वो बताते हैं जल्दी ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप जो असेंबलीज हैं, तो असेंबलीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आइडेंटिफिकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी प्रेसिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, बॉक्स सेक्शनिंग ऑफ द बॉडी स्टील्स, डोर पिलर्स एंड द रूफ reinforcement from a framed structure in which the stress are distributed to the all parts of the body। बात समझ रहे हैं ना, जो बॉक्स ऑफ द बॉडी स्टील्स, डोर पिलर, आपका जो डोर पिलर है, राइट, जो डोर जिसमें वो असेंबल किए गए हैं, जो डोर है, कार की जो डोर है वो जिसमें असेंबल है, राइट, एंड द रूफ ऑफ द रूफ रेनफोर्समेंट एंड द फ्रेम स्ट्रक्चर विच जो स्ट्रेस जो उस पर जो लोड आती है, जो स्ट्रेस आती है, वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जनरली उसको इस तरह से डिजाइन ही किया गया है। अब मैं हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं व्हीकल बॉडी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन आप समझ रहे हैं, तो बेसिकली क्या है कि आप देखो कंप्लीट जो फ्रेम है, जो चेसिस है, ठीक है, उस पे लोड जो पड़ रहा है, जो स्ट्रेस जो पड़ रहा है, तो अलग अलग उसको पार्ट्स में, बॉडी के पार्ट्स में बांटा गया है जनरली उसको, ठीक है। यहाँ ये इस जो स्लाइड में है, वो आप लोग को बताया जा रहा है। और नेक्स्ट क्या है कि इन रेनफोर्स्ड बॉडी शेल बकलिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजेस ऑफ कर्व्ड प्लेट्स विथ मल्टीपल रेडियाई, जो रेडियस जो यूज किया गया ना कर्व प्लेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए फ्लैट प्लेट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू बकलिंग, right? For stress carrying parts of body, shell greater rigidity can be achieved by using top of hat section or channel and angle built into the assembly। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि जो आपका रेनफोर्स जो बॉडी है, ठीक है, सबसे पहला तो रूफ है आपका, ठीक है, जो कर्व जो प्लेट्स हैं, कर्व प्लेट उसको क्या क्या किए गए हैं, कुछ विद इन ए समथिंग ए रेडियाई में वो लिया गया है, ठीक है। तो हर एक चीज को जो डिजाइन किया गया है वो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस और बकलिंग के जो उसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन किया गया है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस की, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस की, मैं बात कर रहा हूँ लोड की, मैं बात कर रहा हूँ। तो it can be achieved by using top of the head section or the channel of the angles, जो एंगल बने हुए हैं, right, built into the assembly, right। अब मैं बात करूं मास प्रोडक्शन ऑफ द कार बॉडीज, जो बल्क में जो कार की बॉडीज का जो प्रोडक्शन होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, इन स्टिल कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब असेंबली लाइक फ्लोर पैन,
जो फ्लोर का जो पैन्स, जो कार में देखे होंगे जो नीचे फ्लोर के पैन लगे होते हैं। जनरली अगर मैं फ्रेम की बात करूँ, फ्रेम आप लोग देखे होंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर रहता है फ्रेम का, ओनली फ्रेमिंग रहती है उस पे, ठीक है। उस फ्रेम में जो हम लोग का फ्लोर का जो पार्ट है उस पे पैन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पैन लगे होते हैं। टू साइड्स, रूफ, क्रॉस मेंबर इटीसी उसमें असेंबल किए जाते हैं। उसके बाद उस जो स्टील का जो फ्रेम है उसमें क्या कहते हैं, ये सारे सबसे पहले असेंबल किए जाते हैं। सबसे पहले मेरा क्या बना? स्टील का फ्रेम बना, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब असेंबलीज हम लोग यूज करते हैं। सब असेंबली, पहला देखो असेंबल तो हम लोग कर रहे हैं, सब सब असेंबलीज का जो हम लोग टर्मिनोलॉजी, जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, वो क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि उस फ्रेम, जो मेरा मेन असेंबल है, फ्रेम में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस फ्रेम में हम लोग असेंबली यूज कर रहे हैं, सब असेंबलीज हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि फ्लोर पैन हम लोग फ्लोर पैन यूज कर रहे हैं, जो डोर है हम लोग डोर यूज कर रहे हैं, रूफ क्रॉस मेंबर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सारे का हम लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं टुगेदर, और फिर क्या करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? स्पॉट वेल्डिंग हम लोग कर देते हैं, फ्रॉम ए कंप्लीट बॉडी शेल टू गेट ए कंप्लीट बॉडी शेल, राइट। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टिपिकल कार बॉडी शेल, अगर मैं बात करूं टिपिकल कार बॉडी का, अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करना है, इन वेरियस सब असेंबली जनरली रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये असेंबलीज हैं। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी शेल की मैं बात करूं, तो सब असेंबलीज जो आएंगे आपके, वेरियस सब असेंबलीज, आपको अगर क्वेश्चंस आएगा कि वेरियस सब असेंबलीज क्या है, कोई बॉडी का कोई भी बॉडी कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी कार, एग्जांपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कार कार का बॉडी कंस्ट्रक्शन के जो सब असेंबलीज हैं उसमें क्या आएंगे, अंडर बॉडी असेंबली, बॉडी साइड असेंबली, शॉर्ट एंड डैश पैनल असेंबली, रूफ एंड बैक विंडो, जो अपर्चर है आपके पैनल्स हैं, 10 सेंटर जो पिलर है, बीसी पोस्ट, रेयर बल्क हेड एंड द पार्सल शेल्फ है, फ्रंट एंड वर्क है, फ्रंट विंग्स है। तो ये आपके सब सब असेंबलीज आप यूज कर रहे हैं उस फ्रेम में, राइट। इतने सारे असेंबलीज आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। और भी सब असेंबलीज हैं, बॉनेट आपका हो गया, बूट लीड असेंबली है, अंडर अब मैं बात करूं, ये तो आउटर बॉडी असेंबली की मैं बात किया था। अब अंडर बॉडी असेंबली की मैं बात कर रहा हूं। तो दिस पोजीशन द इंजन, सबसे पहला मैंने आपको बताया इंजन, ट्रांसमिशन, राइट, व्हील आर्क्स, सीट्स, सीट्स भी तो यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। भाई आप कंप्लीट कार को जो मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? सबसे पहले आप फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम बनाने के साथ जो आउटर कंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको बताया इसके बैक स्लाइड में, वो यूज करेंगे। यूज करने के बाद आप क्या क्या आएंगे, आप अंदर आएंगे, मींस अंडर बॉडी असेंबली आएंगे आप। उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इंजन यूज कर रहे हैं, हम लोग इंजन यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, मींस गियर बॉक्स, क्लचेज हम लोग यूज कर रहे हैं, व्हील आर्क्स, राइट, सीट्स आप यूज कर रहे हैं, बॉडी सेल्स प्रोवाइडेड longitudinal edge reinforcement, the floor pan strength by box member। तो ये सारे आप अंडर बॉडी असेंबली आप लोग यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ अंडर बॉडी असेंबली में एट द रेयर फ्रंट ऑफ द फ्रंट सीट, फ्रंट ऑफ रेयर सीट्स, दो जॉइंट टुगेदर प्रोवाइड द लेटरल रेनफोर्समेंट, द ट्रांसमिशन टनल्स यूज कर रहे हैं विच एक्ट्स लाइक ए इन्वर्टेड चैनल सेक्शन प्रोवाइडेड central strength built into the floor, right? The remaining area of the flat metal is ribbed or dished below the seats in the footwells of the stiffing to the sub assembly। तो ओवरऑल मैं जो आप लोग को बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, आप दो आप लोग यूज किए, एक है आउटर बॉडी असेंबली, एक अंडर बॉडी असेंबली आपने कार बॉडी जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए आपने यूज किया, असेंबलीज आपने यूज किया, सब असेंबली यूज किया, सब असेंबली आपने यूज किया। तो आउटर बॉडी और अंडर बॉडी दोनों डिफरेंट है, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इवन सब असेंबली में बॉडी साइड असेंबली भी आते हैं। तो जनरली असेंबली सेक्शन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि असेंबली के बिना जो जो असेंबलीज आपने उस फिगर में जो देखा आप लोगों ने, मैंने दिखाया था एक फिगर में आप लोगों ने दिखाया था,
ये फिगर, मैं बात करूँ फिगर की, तो देख रहे हैं ना फिगर, ये असेंबली है, ये अंडर बॉडी असेंबली है। कार का जो अंडर बॉडी असेंबली इस सेक्शन में, इस स्लाइड में आपके कार के अंडर बॉडी असेंबलीज आपको दिखाए गए हैं। मींस इंजन, बैटरी, स्प्रिंग, सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है, क्रॉस मेंबर, फ्रंट सीट, सीट जो है जिस पे आप बैठते हैं, ठीक है, रेयर स्प्रिंग है जिस पे आप, रेयर स्प्रिंग है सॉरी, डिफरेंशियल है, राइट, पैन है, फ्लोर पैन है, राइट, और क्या है, ट्रैक कंट्रोल है, स्ट्रिंग गियर है। तो बहुत सारे इस पे आपको असेंबली, सब असेंबली यूज करने हैं अंडर बॉडी में, राइट। और फिर मैं एक बताया था आपका कार बॉडी असेंबली मीन्स आउटर बॉडी, ये हो गया आपका, ठीक है, कार का आउटर बॉडी असेंबली ये आपका हो गया। इसमें से रूफ आते हैं, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स आते हैं, राइट, डोर आ रहे हैं, राइट, फ्रेम तो आ ही रहा है, फ्रेम तो जनरली फ्रेम के बाद हम लोग असेंबली यूज करते हैं, तो फ्रेम तो आएगा नहीं, टॉप रेयर पैनल फ्रेम आया, राइट। तो इसी तरह से दो असेंबलीज आपको यूज करने हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। टाइप्स मैं बता रहा हूं आपके, कार बॉडी असेंबली और दूसरा है अंडर बॉडी असेंबली। आउटर बॉडी असेंबली भी आप बात कर सकते हैं, राइट, आउटर बॉडी असेंबली और अंडर बॉडी असेंबली, टू टाइप्स ऑफ आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है, जो मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, राइट। अंडर बॉडी असेंबली, तो इसमें आपको जितने भी कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हैं आपको इसमें देखने मिलेंगे, क्या क्या कंस्ट्रक्शन के जो सब असेंबलीज हैं, किस तरह से इस पे हम लोग असेंबल करते हैं, क्या क्या असेंबल करते हैं, राइट। फ्रंट विंग्स है, फ्रंट विंग्स के साथ डोर पैनल असेंबली है, राइट। डोर पैनल इस तरह से, डोर इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ना, ये डोर है आपका, राइट, डोर पैनल असेंबली, राइट, आउटर पैनल में यूज करते हैं हम लोग इसको, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबलीज हैं जो आपको लिखने हैं। बॉनेट है, ये बॉनेट असेंबली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप, मैंने आपको बताया इसमें जो आप बॉडी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग लिखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, तो आपको दो टाइप्स के कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, असेंबली पढ़ने हैं, राइट। सबसे पहला आउटर बॉडी या बॉडी असेंबली, और एक अंडर असेंबली, अंडर बॉडी, राइट। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं आपको पढ़ने हैं कि आप कौन से असेंबली यूज कर रहे हैं उस पर, राइट। बॉनेट है, डोर है, इवन जितने जितने भी मैंने आपको असेंबली इसमें बताए हैं, तो वो आपको पढ़ना है, इस पे आपको इस पे लिखना है इसके बारे में कि क्या है, राइट। अब हम लोग आते हैं हमारा जो व्हीकल, आप लोगों ने देखा है कि हमारा कोई भी व्हीकल, चाहे वो कार हो, फोर व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फोर व्हीलर की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो सारे जो डिज़ाइन हैं वो एरोडायनेमिक्स बने हैं, एरोडायनेमिक्स बने हैं, राइट। एरोडायनेमिक्स मीन्स सामने की ओर थोड़े तीखे होते हैं, आप लोगों ने देखा है। तो जनरली आप लोगों ने चिड़िया भी देखा होगा उड़ते हुए, जनरली वो तो एरोडायनेमिक्स में बात कर रहा हूँ मैं, इन सेंस ऑफ एरोप्लेन, बट इवन कार, ट्रक का भी देखे होंगे कि वो सामने, वो जो जो फ्रंट पार्ट होता है वो क्या होता है, एरोडायनेमिक ये डिज़ाइन का होता है, राइट। तो आखिर जो है कि पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन इज फाइनली मेड अवेलेबल बाय द ड्राइव व्हील्स एज प्रोपल्सिव फोर्स। भाई आप व्हीकल स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके इंजन है, इंजन क्या करता है, वो व्हील्स को मोशन देता है, व्हील्स को क्या देता है, वो मोशन देता है, उससे वो आगे बढ़ता है, राइट। तो जो प्रोपल्सिव फोर्स है, जो मोशन व्हील में आ रहा है, ठीक है, जो ट्रैक्टिव एफर्ट आप ला रहे हैं, वो कहाँ से है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द ड्राइविंग व्हील्स ऑन द रोड शुड मोर देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो जो मोशन है, रोड तो है ही, इन कॉन्टैक्ट ऑफ रोड आपका, लेकिन सामने का जो फोर्स है, जो सामने से जो फोर्स आ रहा है वो भी तो अपोज कर रहा है व्हीकल को, वो भी तो
अपोज कर रहा है, तो उसके वजह से जो मेरा कंस्ट्रक्शन होता है वो एरोडायनेमिक्स होता है। जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो किस लिए किया गया है, वो एरोडायनेमिक्स किया गया है। ठीक है, तो बात को यहाँ समझिए। तब द प्रोपल्सिव फोर्स और ट्रैक्टिव एफर्ट प्रोपल्सिव फोर्स, जल्दी देखो, प्रोपल्सिव फोर्स सबसे पहले समझिए। द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन इज फाइनली मेड अवेलेबल एट द ड्राइव व्हील एज प्रोपल्सिव फोर्स, राइट। अब यहां हम प्रोपल्सिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट की बात कर रहे हैं, अवेलेबल एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द ड्राइविंग व्हील्स एंड द रोड। जो ड्राइविंग व्हील्स है हमारा और रोड के बीच जो कॉन्टैक्ट है, जो रोड के बीच जो कॉन्टैक्ट है, राइट, शुड बी मोर होना चाहिए देन किससे, टोटल रेजिस्टेंस से, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द व्हीकल से, राइट। तब तो वो मोशन में रहेगा आपका, एक पर्टिकुलर एक इफेक्टिव मोशन में रहेगा, राइट। अगर टोटल रेजिस्टेंस ही ज्यादा होगा तो आपका रोड पे व्हील और जो ड्राइविंग जो कॉन्टेक्ट बिटवीन होगा ही नहीं वो, राइट। बात समझ रहे हैं ना। द सरप्लस ट्रैक्टिव एफर्ट कंट्रीब्यूट फॉर द एक्सलरेशन, क्लाइंबिंग ग्रेडियंट एक्सेट्रा, ये सारे हैं आपके। द सरप्लस ट्रैक्टिव एफर्ट कंट्रीब्यूट फॉर द एक्सलरेशन, क्लाइंबिंग ग्रेडियंट एक्सेट्रा, राइट। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये एरोडायनेमिक्स क्यों यूज हो रहे हैं, ठीक है। द टोटल जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ ए व्हीकल, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द व्हीकल क्या है, इज बाय एयर रेजिस्टेंस और रोलिंग रेजिस्टेंस। जो दो टाइप के आपको रेजिस्टेंस पढ़ने हैं। एरोडायनेमिक की हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों एरोडायनेमिक की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले जो रोलिंग रेजिस्टेंस है और एयर रेजिस्टेंस हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये दो जो रेजिस्टेंस है, जो आप व्हीकल को आप ऑन रोड जब चलाते हैं, मोशन में रहता है, जब वो दौड़ती है, तो ये दो रेजिस्टेंस काम करते हैं आपको। कौन से रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस और रोलिंग रेजिस्टेंस। क्योंकि आप मूव कर रहे हैं तो सबसे पहला कांटेक्ट आपका व्हील और रोड पे हो रहा है, तो वहां से आपका रोलिंग रेजिस्टेंस हो रहा है, जनरेट हो रहा है। और दूसरा एयर रेजिस्टेंस कहाँ, सामने से जब मूव कर रही है तो, जब मूव कर रोड पे जब मूव कर रही है तो सामने जो 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 एयर हवा है, उसके उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो व्हीकल पे जो 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 प्रभाव पड़ रहा है, जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, वो आपका एयर रेजिस्टेंस है, राइट। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग यहाँ एरोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो एरोडायनेमिक्स का जो जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। रोलिंग रेजिस्टेंस उसके उसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एयर रेजिस्टेंस और रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोनों को जानना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एयर रेजिस्टेंस एंड रोलिंग रेजिस्टेंस। ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। द व्हीकल ड्रैग फोर्स एक होता है। व्हीकल ड्रैग इज फोर्स विच रेजिस्टेंस मोशन ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द व्हील एंड द ग्राउंड। नंबर बी, एरोडायनेमिक इफेक्ट्स ऑफ एयर फ्लो ओवर द व्हीकल, राइट। दूसरा है डिफॉर्मेशन ऑफ द व्हील, डिफॉर्मेशन ऑफ द व्हील। द pneumatic tire are must most suitable for road transport vehicle, and the deformation of tires account for 90 to 25 परसेंट, राइट। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे द डिस्टॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो टायर में जो डिस्टॉर्शन आ रहा है। द डिस्टॉर्शन ऑफ द टायर thread as it passes through the contact area results in the hysteresis losses manifest itself the heat and the rise in temperature of the tire। जो टायर का कॉन्टैक्ट है, रोड पे जो कॉन्टैक्ट हो रहा है टायर का, राइट, जब मूव कर रही है रोड पे, जब दौड़ रही है, जब मोशन में रह रही है, जो कॉन्टैक्ट आ रहा है टायर का, जो व्हील का और
आपके रोड का, व्हील का और रोड का, राइट। तो ये आपका हिस्टेरिसिस लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? जो एरिया, जिस रिजल्ट की मैं बात करूं कि जिस एरिया में वो हो रहा है, द डिस्टॉर्शन ऑफ द टायर थ्रेड एज इट passes थ्रू द कॉन्टैक्ट एरिया रिजल्ट इन ए हिस्टेरिसिस लॉसेस मैनिफेस्ट itself एज ए हीट एंड राइज इन टेम्परेचर। एक हीट जनरेट हो रही है ना, और राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, हीट एंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ द टायर, उसकी वजह से वो लॉस हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हिस्टेरिसिस लॉस की। जो टायर का जो थ्रेड है, जो लॉस जो घिसता है, घिसते घिसते चले जाते हो, किस लिए? वो जो हीट जनरेट हो रहा है, टेम्परेचर दौड़ रही है रोड पे, तो एक हीट, सम अमाउंट ऑफ हीट वो जनरेट कर रही है, उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है उसको हिस्टेरिसिस लॉस हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। द हिस्टेरिसिस लॉस इज primarily a function of the deflection caused by the load it carries, right? और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं रोलिंग रेजिस्टेंस के, जैसे टायर टेम्परेचर हो गए, इन्फ्लेशन प्रेशर हो गया, थ्रेड थिकनेस हो गया, नंबर ऑफ पाइल्स, रबर क्वालिटी, लेवल ऑफ टॉर्क। ये पैरामीटर्स रोलिंग रेजिस्टेंस के, याद रखिएगा। जो पैरामीटर्स आएंगे आपको रोलिंग रेजिस्टेंस में, वो कौन से हैं? टायर टेम्परेचर सबसे पहला। भाई आप दौड़ रही है गाड़ी रोड पे, ठीक है, तो टायर का तो टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा करेगा, उसको मैंने बताया कि वो हिस्टेरिसिस लॉस है। साथ में इन्फ्लेशन प्रेशर है, उसका जो प्रेशर जो जनरेट हो रहा है हीट के वजह से, हवा है ना अंदर, प्रेशर एयर है, तो वो प्रेशर जनरेट कर रहा है। जो ट्रेड है व्हील के ऊपर, उसका थिकनेस भी मायने रखती है, राइट। नंबर ऑफ पाइल्स जो यूज किए गए हैं उस पर, रबड़ की क्वालिटी कैसी है, लेवल ऑफ टॉर्क क्या है। तो रोलिंग रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, द रोलिंग रेजिस्टेंस एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नॉन डायमेंशनल रोलिंग कोफिशिएंट, अल्फा के नाम से इसको डिनोट किया गया, अल्फा, एज ए अल्फा, राइट। और आर, रोलिंग रेजिस्टेंस को आर आर दिया गया है, कैपिटल आर स्मॉल आर सफिक्स में आर, आर आर इज इक्वल टू अल्फा डॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ द व्हीकल, राइट। रोलिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू अल्फा डॉट डब्ल्यू, एक कोफिशिएंट दिया गया है, द रोलिंग रेजिस्टेंस एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नॉन डायमेंशनल रोलिंग कोफिशिएंट, रोलिंग कोफिशिएंट अल्फा, तो अल्फा, राइट। द रिलेशनशिप बिटवीन रोलिंग रेजिस्टेंस एंड द व्हीकल weight is more complex and require a detailed knowledge of the soil and the ground material, means रोड की बात कर रहा है, राइट। अब मैं बात करूं इफेक्ट्स क्या है एरोडायनेमिक, अब मैं बात करूं एयर, एरोडायनेमिक इफेक्ट जो है, aerodynamic effect of the airflow over the vehicle. A moving vehicle in displacing the surrounding air has a resultant resisting force called aerodynamic drag or simply air resistance. आपका ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, आ सकता है कि आपके एरोडायनेमिक इफेक्ट्स क्या है, एयर रेजिस्टेंस क्या है। तो वो क्या लिखना है? ए मूविंग व्हीकल, एक मूविंग व्हीकल, एक मूव रोड पे एक कोई भी कार हो, बस हो, मूव कर रही है, मूविंग व्हीकल इज डिस्प्लेसिंग द सराउंडिंग एयर, जो सामने से जो हवा आ रहा है, ठीक है, इधर से गाड़ी मूव कर रही है, कोई भी व्हीकल मूव कर रही है, तो सामने का जो हवा है, वो क्या करो, हवा को वो क्या कर रही है? डिस्प्लेस कर रही है, हटा रही है, displacing in the surround air has a resultant resisting force called aerodynamic drag or simply air resistance, right? बात समझ में आ गया? एरोडायनेमिक मैंने बात मतलब कोई भी मूव कर रही है, तो सामने से जो हवा आ रही है, तो वो क्या करे? वो डिस्प्लेस कर रही है सराउंडिंग में, तो वो जो रिजल्टेंट जो फोर्स है, वो क्या कहलाता है? एरोडायनेमिक ड्रैग कहलाता है, या सिंपली एयर रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। It can be expressed as resistive force opposing the motion of a vehicle through the air, and the work done in overcoming the force is dissipated as energy loss to the air flow. समझ गए? It can be expressed as resistive force, से हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं अपोजिंग द मोशन ऑफ द व्हीकल, क्योंकि हवा जब आ रहा है वो क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है ना, मोशन को क्या कर रहा है? वो अपोज कर रहा है मोशन ऑफ द व्हीकल थ्रू द एयर, हवा के थ्रू, एंड द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फोर्स इज डिसिपेटेड एज एनर्जी लॉस्ट, जो एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी जो लॉस हुआ,
उस पर हम लोग क्या किए हैं, एज एनर्जी लॉस टू द एयर फ्लो, जो वर्क डन मेरा हुआ, वर्क डन इन ओवरकमिंग द फोर्स इज डिसिपेटेड एज द एनर्जी लॉस टू द एयर फ्लो, राइट। ठीक है। द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ drag depends on the vehicle shape and varies with the speed of the vehicle, right। अमाउंट ऑफ ड्रैग मैं बात करूं आप लोग को समझाने की कि क्या है। द अमाउंट ऑफ ड्रैग डिपेंड्स ऑन द व्हीकल शेप, जो ड्रैग है भाई। अब व्हीकल का यहां मैं बात कर रहा हूं एरोडायनामिक स्टेप पे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अगर सपोज कि फ्लैट हो, राइट, या कोई और शेप का हो, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा कि कम होगा एयर रेजिस्टेंस, मतलब हवा जो उसको जो रेजिस्ट करेगी वो ज्यादा करेगी, राइट, इन कंपैरिजन टू एरोडायनेमिक। इस शेप में अगर होगा तो वो क्या होगा कि हवा का जो मोशन है, जो हवा सामने से आ रही है, वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करती जाएगी। क्या करेगी वो, डिस्प्लेस, वो हटाएगी हवा को। बट इसमें जब कोई फ्लैट अगर मैं शेप मैं बना दूं कोई भी व्हीकल का, तो वो क्या डिस्प्लेस कर पाएगी, वो तो टकराएगी हवा और उसके मोशन को रेजिस्ट करेगी। उसके मोशन क्या करेगी, वो रेजिस्ट करेगी, रोकेगी उसको। वही है ना, द अमाउंट ऑफ द ड्रैग डिपेंड्स ऑन द व्हीकल शेप एंड द वेरीज विद द स्पीड ऑफ द व्हीकल, राइट। वो डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आप लोग को ये याद रखना है, राइट। एरोडायनामिक इफेक्ट ऑफ एयर फ्लो ओवर द व्हीकल, a low drag body allows vehicle to reach higher speed for a given power output, right। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी समझा कि आखिर बॉडी का जो एरोडायनामिक शेप है वो क्यों होना चाहिए, और जो उसके अकॉर्डिंग मतलब उस पर जो कंसिस्टिंग जो एयर रेजिस्टेंस है, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग एयर रेजिस्टेंस एरोडायनामिक ड्रैग क्यों यूज कर रहे हैं, वो भी हम लोगों ने समझा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, राइट। क्योंकि एरोडायनेमिक का जो शेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना है। इसका इफेक्ट क्या है एयर फ्लो पे, एरोडायनेमिक इफेक्ट्स ऑन एयर फ्लो ओवर द व्हीकल, व्हीकल के ओवर जो एयर का फ्लो है, ठीक है, उस पे व्हीकल पे होता है जनरली। मैंने आपको आपको जनरली बताया आपको कि मोटर व्हीकल हैव डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एरोडायनेमिक इन्फ्लुएंस अपॉन दैट डिजाइन। तो ये टोटल क्या है कि डिजाइन पे वो डिपेंडेंट है। आपका एरोडायनेमिक डिजाइन इसलिए किया गया है कि आपका जो हवा का जो रेजिस्टेंस है, जो दबाव है, हवा का जो प्रभाव है, जो आपको अपोज कर रहा है, जो कोई व्हीकल को अपोज कर रहा है, वो कम से कम अपोज करे, व्हीकल को वो डिस्प्लेस करे, जो हवा को डिस्प्लेस करे, वो क्या करे, हवा को वो डिस्प्लेस करे। अगर आपका शेप, कोई डिजाइन आपका ऐसा रहे, मतलब मैं एरोडायनामिक की बात ना करूं, ठीक है, कोई फ्लैट जैसे मैंने अभी बात किया, वो रहे, तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा ना वो आपका। तो आपको समझना है डिजाइन को क्या है, राइट। अब हम लोग आते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मार्केट इन इंडिया, जो हमारा जो कोलैबोरेशन है, जो मेजर मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल की, वो कौन से हिंदुस्तान मोटर्स का आपने नाम सुना है, राइट, और भी सारे टाटा मोटर्स का आपने नाम सुना है। तो कितने सारे वो इंडस्ट्री हैं जो जो पैसेंजर्स कार, लाइट, ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, मार्केट में कितने हैं, राइट। हिंदुस्तान मोटर्स कलकत्ता में है, जो एडिशंस है वो मद्रास में है, जो प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स है वो कहाँ है, बॉम्बे में है। स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया कहाँ, मद्रास में है, राइट। अब मैं बात करूँ लाइट जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो कहाँ है, व्हीकल फैक्ट्री जो है वो कहाँ है, जबलपुर में है, जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो बनाती है, राइट। महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो बॉम्बे में है, राइट। बजाज टेम्पो
कहाँ है? पुणे में, पुणे, राइट। स्टैंडर्ड मोटर क्या है, जो प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में, तो बहुत सारे ऐसे अ, ये मैन्युफैक्चरर हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल इन द, मैं बात कर रहा हूँ पैसेंजर कार, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, और भी सारे जितने व्हीकल्स हैं, लाइट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स, जितने भी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशंस के बारे में जो बताया था, ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरर हैं। तो आप लोग को ये पढ़ना है कि मैन्युफैक्चरर कौन से ये मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में। और जनरली 1947 से तो कंप्लीट मैं बात करूं, इंडिया में स्टार्ट हो गया था ऑटोमोबाइल का जो दौर था, जो युग था ना, 1947 से वो स्टार्ट हो चुका था, राइट। और अभी भी आप देख रहे हैं डे बाय डे जो डिज़ाइन है, जो मैकेनिज़्म है, जो वर्किंग परफॉर्मेंस है, इवन मैंने आपको बताया था, इन इवन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे भी जो वर्क हो रहा है ऑटोमोबाइल पे, वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। हर एक जो इंडस्ट्रीज़ है वो नई नई डिज़ाइन के साथ, नई नई परफॉर्मेंस के साथ, इंजन परफॉर्मेंस के साथ, वो नई नई कार्स, पैसेंजर कार हो गई, जो कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट। तो ये आपका यूनिट 1 है। इस यूनिट 1 में मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर कर दिए हैं, और आप लोग को इसको ध्यान से पढ़ना है। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं, 7004667943। फिर से बताऊं, अगर यूनिट 1 से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7004667943। ओके, थैंक यू वेरी मच।